हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूटीओ एंड द इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसके विद रिस्पेक्ट हम इसके प्रोस्पेक्टस डिस्कस करेंगे एंड चैलेंजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम प्रोस्पेक्टस ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं डब्ल्यूटीओ एंड इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना था 1 जनवरी 1995 को, जब डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आया था, तभी इंडिया इसका मेंबर बन गया था। इससे पहले इंडिया मेंबर था गैट का, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के आने से पहले गैट था, राइट। तो जैसे ही डब्ल्यूटीओ आया, ऑपरेशनलाइज हुआ, तो उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड शुरू हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो जितनी भी नॉन मेंबर कंट्रीज थी, जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज नहीं थी, तो वो नॉन मेंबर कंट्रीज भी निगोशिएशंस करने लगी कि हमें भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनाओ, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन जाएंगे तो हो सकता है हमारा भी जो ट्रेड है वो अच्छा हो जाए। तो जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंबर कंट्रीज थी डब्ल्यूटीओ की या नॉन मेंबर कंट्रीज थी, तो उनके बीच में अक्सर कर ये डिस्कशन चलती रहती थी ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या है और ग्लोबलाइजेशन के नुकसान क्या है, और ये कैसे हमारी इकोनॉमीज के लिए बेनिफिशियल है या फिर हमारी इकोनॉमीज को खराब कर रही है। तो ये डिस्कशन उस टाइम पे चल रही थी। तो उसी के लेकर फिर डब्ल्यूटीओ के लेकर बहुत सारी डेलिब्रेशंस देखने को मिली। एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज अपने अपने व्यूज लेकर आई, अपने अपने काउंटर व्यूज लेकर आई, और फिर इंडिया जो था, इंडिया भी उनमें से एक था। इंडिया भी इसी बात पे डिस्कशन कर रहा था। इंडिया भी ये बात बोल रहा था कि जो डब्ल्यूटीओ है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बायस्ड है। वैसे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ अच्छा है, ट्रेड के लिए ठीक है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो डब्ल्यूटीओ है ना, वो थोड़ा बायस्ड है। तो इसीलिए फिर और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई, वो भी इसका पार्ट बनी, उन्होंने भी इस चीज पे डिस्कशन करनी शुरू करी। और जैसे ही इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना, तो इंडिया सबसे पहले क्राइसिस मिटिगेशन की तरफ मूव करने लगा। फिर धीरे धीरे अब देखो, जो ग्लोबलाइजेशन है उसके प्रोस्पेक्टस देखने को मिले, बहुत सारे इकोनॉमीज पे बहुत सारे उसके सामने चैलेंजेस भी आए, और अलग अलग चैलेंजेस सब कंट्रीज को फेस करने पड़े। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके सामने अलग अलग चैलेंजेस आए, और जो अंडर डेवलप्ड थी या फिर डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब ये जो चैलेंजेस थे, ये इंडियन एग्रीकल्चर के विद रिस्पेक्ट ये कुछ डिफरेंट चैलेंजेस ही थे। अब हुआ क्या था उस टाइम पे, अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज के एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था ना, वो सबसिस्टेंस लेवल का था। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो कमर्शियल एग्रीकल्चर चाहिए ना, जो बाकी की कंट्रीज में चल रहा है। यूएस हो गया, यूरोप की कंट्रीज है, वहां पे क्या है, कमर्शियल बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। लेकिन डेवलपिंग जो इकोनॉमीज है, वहां पे जो एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस लेवल का है। मतलब लोग अपने लिए खाना उगा रहे हैं और खुद ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो कहीं पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं हो रहा। तो अगर आप डब्ल्यूटीओ में जाना चाहते हो, वर्ल्ड लेवल पे compete करना चाहते हो, ग्लोबलाइजेशन में आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने एग्रीकल्चर को और एक्सपैंड करना होगा, कमर्शियल बनाना होगा। और यही सबसे बड़ा हर्डल था डेवलपिंग कंट्रीज का डब्ल्यूटीओ के केस में, क्योंकि अब ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहां पे जो एग्रीकल्चर था वो सबसिस्टेंस लेवल का था। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे अब ये जो कंट्रीज थी, इन्होंने क्या किया, ये एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ कन्वर्ट करने लगी, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्री की तरफ चेंज करने लगी। तो इससे क्या है, इससे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पे फिर पहले तो चलो जो जब प्रोसेस शुरू हुआ था उस टाइम पे ज्यादातर लोगों को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों को पता चलने लगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसको लेकर फिर बहुत सारे फार्मर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ सामने आई, और उन्होंने बोला कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग सेक्टर रहने दो, इंडस्ट्री को अलग, आप शिफ्ट मत हो। ऐसे नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दो और इंडस्ट्री पे ध्यान देना शुरू कर दो। आप एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट करो, एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ करो और इंडस्ट्री की भी ग्रोथ करो, दोनों सेक्टर्स इक्वल होने चाहिए।
अब WTO की बात करते हैं। WTO बना था 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे राउंड के थ्रू। अब ये जो उरुग्वे राउंड था ये 2005 तक चला था, बट इसी के बीच में WTO का बीच में जन्म होता है। अब ये जो WTO है, WTO आने से पहले क्या था? WTO से पहले था GATT। GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब ये जो GATT बना था ये 1948 में बना था। 1948 से 1995 तक चला गेट, और गेट के बाद आया WTO। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? गेट क्या था? गेट एक एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये एक एग्रीमेंट था, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। लेकिन जो WTO है ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी। यही इन दोनों में फर्क है। तो ज्वाइंट डॉक्यूमेंट एक आया था, उसके अकॉर्डिंग जो WTO है उसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड पे। 2005 तक आते आते जो मर्केंटाइज ट्रेड था, वर्ल्ड का मर्केंटाइज ट्रेड था, वो कितना हो गया था? $745 बिलियन का हो गया था बढ़कर। अब इसमें से जो 60% शेयर था वो 60% शेयर था क्लॉथिंग सेक्टर का, और 20% शेयर था इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रोडक्ट का। 19% शेयर था फूड, बेवरेज एंड ड्रिंक्स का। इट मींस कि अब अगर हम बात करें क्लोथिंग सेक्टर की, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, प्रोसेस्ड फूड, बेवरेज एंड ड्रिंक्स, इन सब सेक्टर्स को छोड़कर जो बाकी का ट्रेड का शेयर था, बाकी की गुड्स की ट्रेड का शेयर था, वो था सिर्फ और सिर्फ 1%। राइट अगर आप इसको भी टोटल मिलाकर देखो तो ये 99% बन रहा है। तो जो बाकी का 1% था वो बाकी की चीजों का था जो शेयर था। राइट तो यहाँ पे फिर ये अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में इसी बात को लेकर फिर डिबेट शुरू हो गया। ये एक डिबेट का मुद्दा बन गया। तो इसमें क्या चीज सामने आई? इसमें आया कि अगर आपको अपने ट्रेड को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रोजेक्शंस लानी होगी, नई प्रोजेक्शंस लानी पड़ेगी। फिर जो मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज का को स्टडी करना शुरू किया, अपने अपने कंट्रीज के एस्टिमेट्स देखे, प्रोजेक्शंस देखे। इंडिया ने भी अपनी कंट्री को स्टडी किया, अपनी कंट्री के एस्टिमेट्स देखे। तो उसमें क्या देखने को मिला? उसमें देखने को मिला कि इंडिया में जो मैक्सिमम ट्रेड है, इंडिया में मैक्सिमम ट्रेड जो ग्रेट ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस चीज का हो सकता है? वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का हो सकता है। अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा अच्छा बनाएं तो हम अपने एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकते हैं। राइट मैक्सिमम कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। तो फिर देखा गया कि जो इंडिया का शेयर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, तो इंडिया का शेयर पहले से इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में। पहले कितना था? 0.5% था, वो बढ़कर कितना हो गया? 1% हो गया। तो इससे क्या है? इससे ये पता चलता है कि इंडिया के सामने अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रही है एक्सपोर्ट करने की, कि इंडिया जो है वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। इंडिया का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा? $2.7 बिलियन का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हुआ इंडिया का। अगर हम बात करें एक एस्टिमेट की तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कितना हुआ था? $3.5 बिलियन टू $7 बिलियन तक का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया में। फिर उसके बाद एक सर्वे करवाया गया, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने ये सर्वे करवाया था। WTO का ही एक इंस्टीट्यूट है, तो इंडियन इकोनॉमी का उसमें सर्वे किया गया था। और उस सर्वे में कुछ इश्यूज देखने को मिले, जैसे कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है उसको WTO क्या करेगा? आने वाले टाइम में बूस्ट करेगा, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आगे लेकर आएगा हमारा WTO इंडिया के एग्रीकल्चर को। जो WTO जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एग्रीकल्चरल गुड्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें व्हीट एंड राइस का जो एक्सपोर्ट है ना वो $270 बिलियन का है, सिर्फ और सिर्फ व्हीट एंड राइस का, फूड ग्रेन्स में से, एग्रीकल्चर में भी फूड ग्रेन्स में से, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है ना। तो उसमें जो फूड ग्रेन्स का ट्रेड है, फूड ग्रेन्स में व्हीट एंड राइस का ट्रेड ही $270 बिलियन का हो रहा है। तो इससे पता चला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 कंट्रीज है जिनका ट्रेड कितना है? 80 to 90% फूड ग्रेन्स का ट्रेड है। कौन सी 2 कंट्रीज है? वो है चाइना एंड इंडिया। मतलब कि 80 to 90% जो फूड ग्रेन्स आ रहे हैं वो चाइना एंड इंडिया से ही आ रहे हैं। तो उस टाइम पे इंडिया ने ये बात बोली कि आने वाले टाइम पे हम चाइना को क्रॉस कर देंगे, सबसे ज्यादा जो फूड ग्रेन्स का ट्रेड होएगा, जो फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट होएगा वो इंडिया से होएगा। बट ऐसा हो नहीं पाया। उस टाइम पे सिर्फ हमने बात बोल दी, हमने ये एस्टिमेट लगाया कि आने वाले टाइम पे हम अपने एक्सपोर्ट को
अच्छा करेंगे, और जो हमारे फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट होएगा, ज्यादा जो एक्सपोर्ट होएगा वो कहां से होएगा, वो हमारा इंडिया से होएगा, ना कि चाइना से होएगा। बट हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। जो चाइना का एक्सपोर्ट था फूड ग्रेन्स का, वो इंडिया से कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे फिर इंडिया के लिए कुछ सुजेशंस दिए गए। इंडिया को बोला गया कि भाई आपको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और अच्छा बनाने की जरूरत है। अभी इंडिया को सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है, सो दैट कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। लास्ट में सर्वे में एक और बात बोली गई। सर्वे में क्या बोला गया कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अच्छा बनाने के लिए इंडिया क्या कर सकता है। अगर इंडिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा नहीं बनाएगा तो आने वाले टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया तो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। तो उस टाइम पे अब ये एस्टिमेट था कि एक दिन जो इंडिया है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए WTO ने बोला कि अगर इंडिया अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देगा, एग्रीकल्चर को इंप्रूव नहीं करेगा, तो आने वाले टाइम पे इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बिगेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा। अब देखो, बिगेस्ट इंपोर्टर बन गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उससे क्या है, नो डाउट जो एग्री इंपोर्ट्स इंडिया कर रहा है, एग्रीकल्चरल गुड्स का इंपोर्ट कर रहा है, वो उसको चीपर रेट पे मिल रहे हैं। बट उससे का नुकसान क्या हो रहा है, उससे जो इंडिया का एग्रीकल्चर है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डिवास्टेट हो जाएगा, बिल्कुल ही ड्यून हो जाएगा उससे। क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस बन जाएंगे। हमें लगेगा कि बाहर से हमें जो एग्रीकल्चर जो चीजें हैं एग्रीकल्चर की वो हमें सस्ती मिल रही है, जो फूड ग्रेन्स है वो सस्ते मिल रहे हैं, तो उससे क्या है, हम अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं देंगे। उससे क्या है, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ड्यून हो जाएगा, और उससे हमारे इंडिया के जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा हिट होंगे। गरीब लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और ज्यादा भूखमरी छा जाएगी इंडिया में इससे। तो इसीलिए अब ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में ये बात बोली गई कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अच्छा बनाने की जरूरत है। इंडिया की जो एग्री गुड्स की डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी। क्योंकि 2025 तक ये एस्टिमेट था कि 2025 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी हो गई है, 2023 चल रहा है, तो अभी इंडिया जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। 2025 तो अभी दूर है। तो अब इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है, तो इसीलिए अब इंडिया में क्या जरूरत है, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा बनाने की जरूरत है, सो दैट कि हम इन फ्यूचर अपनी एग्री गुड्स की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर से जो इनकम आ रही है हमारी इनकम भी अच्छी हो जाएगी, हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो भी अच्छी हो जाएगी, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पहले से बेटर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें राइट टाइम पे राइट स्टेप्स लेने होंगे, राइट। इसके अलावा और भी स्टडी अभी चल रही है, इकोनॉमिस्ट स्टडी कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर, और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अभी तक की जो स्टडी के अकॉर्डिंग एस्टिमेट्स लगाए गए हैं वो यहीं तक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।